हेलो साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज योग यात्रा झारखंड और इस विशाल जनसभा के जो मोटो है, चलो गाँव की ओर और चलो बुद्ध की ओर, तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये बहुजन यात्रा रखी गई है। दूसरी बात यह है, ये बहुजन समाज जोड़ो यात्रा किस तैयारी के लिए रखी गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको भी पता है। 9 अप्रैल जेल भरो आंदोलन और 1 जुलाई भारत बंद आंदोलन है। इस 2 कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए ये बहुजन जोड़ो यात्रा रखी गई है। ये आपको समझ में लेना चाहिए, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये जेल भरो आंदोलन और भारत बंद आंदोलन की तैयारी के लिए की गई है। इसका मतलब ये है, झारखंड राज्य में हमारी पूरी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, तो तैयारी क्यों करना है, कैसे करना है, ये समझाने के लिए ये बहुजन जोड़ो यात्रा रखी गई है। और ये भारत बंद और जेल भरो आंदोलन, ये कौन कौन से संगठन ने डिक्लेयर किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भारत मुक्ति मोर्चा इस संगठन के माध्यम से और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा, इनके माध्यम से ये बहुजन जेल भरो आंदोलन और भारत बंद करना है। बहुजन क्रांति मोर्चा इनके माध्यम से और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ऐसे 4 बड़े-बड़े संगठन के माध्यम से बहुजन जोड़ो यात्रा पूरे भारत में करीबन 650 जिले में तैयारी के अंतर्गत रखी गई है। ये समझ लेना चाहिए, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। और दूसरी बात, हम जेल भरो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद हम भारत बंद आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपको मालूम होगा और मालूम होने के बाद आपके दिमाग के अंदर इस भारत बंद और जेल भरो आंदोलन की जैसे ही गंभीरता आपको महसूस होगी, तो ये क्यों रखा है जेल भरो और भारत बंद? इसका कारण ये है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इस भारत में जिस पर्पस के लिए
लोगों ने भारत का हुक्मरान समाज बनना चाहिए, इस पर्पस के लिए राइट वोट मिला था। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खत्म किया गया और खत्म करने के बाद इतना ही नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भारत में ब्राह्मण राज प्रस्तावित हो गया। इतना गंभीर हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल, हमारा भविष्य काल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खत्म किया गया। ये बात साधारण लोगों को पता नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं है। तो इसके लिए इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें लोगों को बताना होगा, फिर लोग तैयार होंगे, फिर लोग जेल में जाने के लिए तैयार होंगे और फिर हमारे लोग भारत बंद के लिए तैयार होंगे। ऐसा ही बोला और लोग आएंगे, ऐसा नहीं बोला। पहले प्रबोधन करना चाहिए, ये हम क्यों करना चाहते, भारत बंद और ये बराबर क्यों करना चाहते। दूसरा मुद्दा है भारत बंद और जेल भरो आंदोलन का, कि इस भारत देश में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। आज तक नहीं हुई और ये ओबीसी की जाति आधारित गणना क्यों होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। जनगणना होनी चाहिए, ये हमारी मांग थोड़ी है। ये वो लोग नहीं करेंगे, ये भी हमें पता है। ओबीसी की जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना से क्या होगा? ओबीसी की जाति आधारित जनगणना से ओबीसी को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा और जैसे ही ओबीसी को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद भारत में ब्राह्मण राज खत्म हो गए, लग रहा है। ये साधारण चीजें नहीं है, क्योंकि ओबीसी की जनगणना हुई और ओबीसी को संख्या के अनुपात में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन दैट इज रिजर्वेशन मिला। तो ये तो ब्राह्मणों का हेतु वारंट है, इसलिए वो ओबीसी की जनगणना नहीं कर रहे हैं। इसलिए ओबीसी की झारखंड में जितनी जातियां है, जितने जाति आधारित संगठन है, जितनी ओबीसी की राजनीतिक पार्टियां है, इनको जाकर समझाना पड़ेगा और फिर इस जेल भरो आंदोलन में और भारत बंद आंदोलन में उनको लाना पड़ेगा। तो ये ऐसा होगा। मैं संविधान के लिए बोल रहा हूं, भाषण देने के लिए बोल रहा हूं। और तीसरा मुद्दा ये है, तीसरा मुद्दा ये है कि हमारे जो महापुरुष है
जैसे कि फुले शाह अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, हजरत मोहम्मद पैगंबर, जीसस, बुद्ध, ये हमारे महापुरुष और सभी संत। तो ब्राह्मण इनका अपमान कर रहा है, उसके विरोध एक जेल भरो और भारत बंद है। ये कोई साधारण मुद्दे नहीं। और चौथा जो मुद्दा है ओबीसी की 5वीं और 6ठी अनुसूची को लागू करना, ये साधारण मुद्दा है। साधारण मुद्दा है कि जहां आदिवासी की संख्या, शेड्यूल ट्राइब की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां आदिवासी आजाद हो सकते हैं, उनकी सरकारें स्थापन इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ऐसा अधिकार है। तो ऐसा 75 साल तक नेहरू से लेकर मोदी तक आगे ऐसा नहीं किया। इसके विरोध में ये जेल भरो आंदोलन है और भारत बंद आंदोलन है। ये इस आंदोलन के प्रमुख मुद्दे हैं। ये आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। मैंने समझा और इसकी तैयारी के लिए ये कार्यक्रम है। और इसकी तैयारी करना, इसका मतलब क्या करना है? तैयारी करना इसका मतलब, इसकी तैयारी करना इसका पहला मतलब है, यहां जितने लोग बैठे हैं उन्होंने खुद तैयार होना। एक महीना केवल हम क्या समझाते हैं और घर जाते हैं और सो जाते हैं, इससे थोड़ी आंदोलन होगा। ऐसे नहीं हो। इतने जैसे यहाँ सैकड़ों लोग बैठे, यहाँ सैकड़ों लोग बैठे इस कार्यक्रम में, अगर ये सैकड़ों लोग हर रोज झारखंड में केवल 1 घंटा काम करें समाज में, 1 घंटा, ये जो 1 घंटा, 1 महीना 1 घंटा काम करे तो कितना काम होगा? सपोज 200 लोग, 300 लोग यहाँ है, रोज 300 घंटा काम होगा। 24 घंटा में 300 घंटा डेली काम होगा। समझ में आता है? संगठनात्मक सोचने का एक तरीका है। अगर डेली 200-300 लोग अगर 1 घंटा काम करेंगे, कोई मीटिंगें देगा, कोई गांव में कुछ भी करेंगे, तो डेली करीबन 300-200 मीटिंग अगर डेली करे, आपको 200 मीटिंग, 1 महीने में कितना मीटिंग होगी? 1 महीने में 200 × 3 कितने मीटिंग होगी? बहुत सारी मीटिंग का 200 × 30 कितना होगा? 6000 ज्यादा हो सकता है। एक मीटिंग में केवल 20-25 ही लोग आए, 6000 × 25 कितने लोग हो गए? हजारों लोग होते। 1 महीने में आप लाखों लोगों जेल भरो के लिए और भारत बंद के लिए झारखंड
से तैयार कर सकते हो। ऐसा मुझे काम करना है और आपने नहीं किया तो मैं काम कैसे करूंगा? हमको ये काम करना है, ये प्लान है, काम कैसे करना है, इस तरह से काम करना है। ऐसा करना होगा, संक्षिप्त में बता रहा हूं। अभी आज जब लोगों में जाएंगे तो लोग आपको उनकी हजारों समस्या बताएं। उनकी समस्या हो सकती है, परिवार की समस्या हो सकती है, खेतीबाड़ी की समस्या हो सकती है, नागरिकत्व की समस्या हो सकती है, बहुत सारी समस्या होती है। एनआरसी सीएए की समस्या हो सकती है, बहुत सारी हमारी समस्या हो सकती है। एजुकेशन की हो सकती है, बेरोजगारी की हो सकती है, रिजर्वेशन की, बहुत सारी समस्या लोग आपको बताएंगे। लेकिन हमारी समस्या हजारों है, लेकिन हमारी समस्या का कारण ये कि समस्या हजारों है, लेकिन हमारी समस्या का कारण केवल एक ही है। क्या है? एक ही है कि ब्राह्मणों ने हमें, मैं समस्या का कारण अभी समझा रहा हूं, ये क्यों करना है काम? ऐसा ही थोड़ी हवा में भाषण करके बताया जा सकता है। हमें काम क्यों करना है? एकदम अनपढ़ लोगों को भी आप समझाने में कामयाब होना चाहिए। ऐसा तरीका समझाने का आपके पास होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, तो ही लोग आपको साथ चलेंगे। नहीं तो लोग आपको साथ चलेंगे। लोगों को आपको गांव में जाकर कहा, अरे आ जाइए जैन भरो आंदोलन को, आ जाइए। क्या लोग आएंगे? अरे हमें भारत बंद करना है, भारत बंद करो। क्यों करना है ये बताओ है तुमको। तुम्हारी हजारों समस्या है, हजारों समस्या का कारण केवल एक ही है, ब्राह्मणी व्यवस्था हजारों समस्या का कारण है। और ब्राह्मणी व्यवस्था किसने बनाई? ब्राह्मणी व्यवस्था भोजन ने बनाई क्या? नहीं, ब्राह्मणी व्यवस्था का निर्माता ही ब्राह्मण है। क्या ब्राह्मणी व्यवस्था ओबीसी ने बनाई? क्या ब्राह्मणी व्यवस्था एसटी ने बनाई? क्या ब्राह्मणी व्यवस्था एससी ने बनाई? क्या ब्राह्मणी व्यवस्था मुस्लिम ने बनाई, सिख ने बनाई, क्रिश्चियन ने बनाई, बुद्धिस्ट ने बनाई, जैन ने बनाई? नहीं बनाई। लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था केवल ब्राह्मणों ने ही बनाई। और ये ब्राह्मणी व्यवस्था के जो काले कानून है, इस काले कानून की वजह से हमारी समस्या है। हमारी समस्या बोले तो हमारी किसकी समस्या है? हमारी समस्या बोले तो बहुजन समाज की समस्या है। बहुजन समाज में कौन कौन आता है? ओबीसी आता है, पहले नंबर ओबीसी आता है, दूसरा आता है एससी, तीसरा आता है एसटी। और इनमें से जो धर्म परिवर्तित लोग हुए, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, लिंगायत है,
लेकिन जब ब्राह्मणी व्यवस्था के जो काले कानून है, ये काले कानून सबके ऊपर वो थोपेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे मुस्लिम को छूटे, क्रिश्चियन को छूटे, उनको भी ये काले कानून जैसे एसटी ओबीसी को लागू है, उनको भी ये लागू है। इसलिए इनका भी सत्यानाश होने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण को पता है माइनॉरिटी बाद में है, पहले वो बहुजन समाज का हिस्सा है। अगर बहुजन समाज का हिस्सा है, एससी का जितना हिस्सा है उतनी लड़ाई उसमें लड़ना चाहिए, एसटी का जितना हिस्सा है उतनी उनके हिस्से की उन्हें लड़ाई लड़ना चाहिए, ओबीसी का जितना हिस्सा है उतनी लड़ाई उन्होंने लड़ना चाहिए, माइनॉरिटी का बहुजन समाज में जितना हिस्सा है उतना हिस्से की लड़ाई उन्होंने लड़ना चाहिए। लेकिन याद रखो, हिस्से की लड़ाई अलग अलग नहीं लड़ना चाहिए, इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। इसलिए ये जो समाज जोड़ो यात्रा, इसलिए जोड़ो यात्रा जोड़ने का कार्य करता है। अगर हमने जोड़े नहीं और अलग अलग लड़े तो हमारा हारना तय है, हमारा हारना तय है। अगर हमने इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ी तो ब्राह्मणों को हारना तय है। केवल हारना तय नहीं, उनको यूरेशिया जाना तय है। केवल हारना तय नहीं, यूरेशिया जाना तय है। लेकिन हम उनको यूरेशिया भेजना नहीं चाहते। क्यों? अरे हम किस पर राज करेंगे? हम हमारे लोगों पर राज करेंगे, ये गलत है। हमारे लोगों पर उन पर भी राज करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ऐसा नहीं करेंगे। तो कैसा करेंगे हम? उनकी संख्या अगर 3.5% है तो हम उनको भी 3.5% रिजर्वेशन पहला देंगे, फिर 96.5 रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को आएगा। ऐसा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सभी समस्या का अंत ही इसमें है, और सभी समस्या का अंत करने के लिए ही भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको संविधान दिया है। संविधान ऐसे अभी हमारी गुलामी क्या है? किस वजह से हमारी गुलामी है? किसको पता है? मैं सवाल पूछता हूं, हमारी गुलामी किस वजह से है? पता है किसको? साधारण लोगों को पता है। हमारी जो गुलामी है कानूनन गुलामी। पहले मनुस्मृति लिखकर और राजाओं के द्वारा मनुस्मृति पर अमल कर हमारी गुलामी ब्राह्मणों ने बनाई थी। मुगल कार्यकाल में मुगल मनुस्मृति समर्थक थे। मुगल मनुस्मृति समर्थक थे, लेकिन मुगलों के ऊपर मनुस्मृति लागू नहीं थी।
शूद्रों को अति शूद्रों को नहीं, अनटचेबल्स को नहीं, शूद्रों को शिक्षा, शस्त्र, संपत्ति धारण करने का अधिकार नहीं, महिलाओं को भी अधिकार नहीं, और शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं। ये कानून बना में थी। शूद्रों को, जो शूद्र मनुस्मृति एससी/एसटी के विरोध में नहीं थी। मनुस्मृति केवल और केवल शूद्र को गुलाम करने के लिए लिखी गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि एससी/एसटी के लोगों को मनुस्मृति लागू नहीं थी। एससी/एसटी को जो कानून राजा के मुंह से निकला हुआ लफ्ज अल्फाज होता है। ऐसा कानून था एससी/एसटी के लिए उस कार्यकाल में, लेकिन शूद्रों के लिए जो आज के ओबीसी के लिए लिखित कानून थे और एससी/एसटी के लिए अलिखित कानून थे। इससे क्या होगा? इस कानून से क्या होगा? इस कानून से ये हुआ कि शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी, महिला हजारों सालों से ब्राह्मणों के परमानेंट गुलाम, परमानेंट समझते हो? अगर मुक्त करना है तो कानून बनाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों के पास था। 1950 के पहले तो 1950 के बाद संविधान लिखा तो फुले शाहू अम्बेडकर जी ने ब्राह्मणों का कानून बनाने का अधिकार खत्म किया, छीन लिया और बहुजन समाज को कानून बनाने का अधिकार दिया संविधान के माध्यम से, और कानून बनाने का अधिकार प्रतिनिधित्व को दिया। कानून ब्राह्मणों की गुलामी थी तो फुले शाहू अम्बेडकर के माध्यम से संविधान लिखा गया आंदोलन के माध्यम से, और उसने जो प्रतिनिधित्व का मुद्दा है उस प्रतिनिधित्व को समस्त बहुजन समाज के हित में कानून बनाने का अधिकार संविधान ने बहाल किया। कितना संविधान साकार, और जिसके पास कानून बनाने का अधिकार होता है वही राजा होता है। कानून बनाने का अधिकार किसको? राजा को कानून बनाने का अर्थ होता है संविधान के माध्यम से प्रतिनिधित्व का अधिकार देना, प्रतिनिधित्व देने के लिए रिजर्वेशन का कोटा निर्धारित करना, रिजर्वेशन देना, प्रतिनिधित्व देना, इनका काम क्या है? समस्त बहुजन समाज के हित में कानून बनाना। कानून बनाना इसलिए थोड़ी रिजर्वेशन दिया आपको। रिजर्वेशन शिक्षा और नौकरी में है, इतना थोड़ी मामला है। रिजर्वेशन ये बहुजन समाज को राजा बनाने का अधिकार है, शासन करती जमात बनाने का फुले शाहू अम्बेडकर जी का हथियार है। तो रिजर्वेशन शिक्षा में होता है, रिजर्वेशन नौकरी में होता है, रिजर्वेशन प्रमोशन में होता है, और रिजर्वेशन पॉलिटिक्स
सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आज संसद में बहुजन समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला बहुत सारे एमपी है, एमएलए है, बहुजन समाज की बात कर रहा हूं। क्या इन बहुजन समाज के एमपी और एमएलए ने आज तक बहुजन समाज के कल्याण का कानून बनाया? नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ नॉर्थ में यादव लोग है, लालू प्रसाद यादव है, मुलायम सिंह यादव है, ओके। महाराष्ट्र में शरद पवार, वहां साउथ में रेड्डी है, कम्मार, ये ओबीसी के पावरफुल नेता है। एक 70-75 साल में एक उदाहरण दे दो कि इन्होंने बहुजन समाज के कल्याण के लिए कानून बनाया, दिखाओ। अगर बनाया होता आज तक तो जेल भरो भारत में की जरूरत नहीं। हमारा समझ गए? ये सिस्टम चल रहा, सिस्टम समझ रहा हूं। एक भी कानून नहीं बनाया। अच्छा, जरा झारखंड में आदिवासी बहुल एरिया है, हाँ अभी कम आदिवासी कम होते जा रहे हैं, ये भी शायद आपको पता है। खदेड़ दिया जा रहा है आदिवासियों को, आदिवासी एरिया से बेदखल विस्थापित किया जा रहा है। लेकिन आदिवासी एरिया में जो आदिवासी के एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, मैं ऐसा सवाल पूछता हूँ, इन्होंने आदिवासी के कल्याण के लिए कोई कानून बना? दिखाओ। आदिवासी के एमपी एमएलए ने आदिवासी के लिए दिल्ली में और झारखंड में कानून बनाया, ऐसा दिखाओ। अरे आपने कानून नहीं बनाया, लेकिन ऑलरेडी जो संविधान में प्रावधान है उसका अमल तो करो। शेड्यूल कास्ट की सबसे पावरफुल नेता कौन है? फॉर एग्जाम्पल माया, अभी नहीं पावरफुल थी, अभी ऐसा एक उदाहरण दे दो शेड्यूल कास्ट के कल्याण के लिए मायावती जी ने एक दिल्ली में कानून बनाया, दिखाओ, उदाहरण दिखाओ। एक मिनट, क्या समझा रहा हूं मैं आपको? बाबा साहब ने संविधान लिख के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो प्रतिनिधित्व चुनकर जाते हैं, उन प्रतिनिधित्व का क्या काम है? कानून बनाना, इतना ही काम। और कुछ काम? तो 1950 के पहले कानून बनाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। आज भी कानून, हमारे लोग कानून बनाते नहीं है, कोई भी बनाते नहीं है। आज भी बंदे के पीछे कानून केवल ब्राह्मण ही बनाता है। इसी को तो गुलामी कहते हैं। गुलामी क्या है? तुम्हारे कल्याण के लिए कानून बनाने का अधिकार तुमको होगा, ये आशा नहीं है। गुलामी क्या है? तुम्हारे कल्याण का कानून बनाने का अधिकार दुश्मन को होगा, ये गुलामी है। दुश्मन कभी तुम्हारे कल्याण का कानून बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। तो ये है, ये समस्या है कानून बनाने। तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, पॉलिटिकल
पास है, तो ओरिजिनल नेताओं के पास नहीं है, मशीन ब्राह्मणों के पास है। मशीन का प्रोग्रामिंग, मशीन जिस कंपनी में बनाते हैं उसके डायरेक्टर ही ब्राह्मण है। डायरेक्टर ही ब्राह्मण। और जो मशीन का जो सोर्स कोड होता है और मशीन में प्रोग्राम जो फीड होता है, हैक करने की भी जरूरत है। अगर प्रोग्राम फीड किया तो हैक करने की क्या जरूरत है? इस तरह से पहले बैलेट के माध्यम से जनता को प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार था। चुनने के बाद कानून बनाने का अधिकार उसके हाथ में आता था। मशीन में प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार मशीन को दिया। और मशीन कौन चलाता है? ब्राह्मण का इंटेलेक्चुअल क्लास चलाता है। इसी रूम में बैठ के एक कंप्यूटर लेके लेक्चर हैंडल कर सकता है। तो इसलिए बहुत बड़ा घोटाला होता है ये प्रमुख। अभी मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ साथियों। 2004 में और 2009 में कांग्रेस घोटाला करके चुनाव जीता। और घोटाला करके चुनाव जीतने के बाद मनमोहन सिंह पहला भारत का घोटाला पीएम, ईवीएम घोटाला पीएम साबित हुआ। फिर ये चोरी पकड़ी गई तो बीजेपी कांग्रेस का कॉम्प्रोमाइज हुआ। कॉम्प्रोमाइज होने के बाद 2 बार 2014, 2019 घोटाला करके नरेंद्र मोदी पीएम बना। कॉम्प्रोमाइज हो गया, घोटाला करके बना। तो साथियों, मशीन का घोटाला पकड़ में ना आए इसलिए भी उन्होंने कानून बनाया है। बहुत सारे कानून बनाया है। समय के अभाव में पुरानी केस में यहाँ नहीं बोलना चाहता। 56C, 56D, 49A में ये कानून है। तो 2014 में, 2004 में, 2009 में और 2014 में जिस मशीन पर वोटिंग हुआ, नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में ईवीएम के वजह से जीता, सबूत उसके ही वाराणसी कॉन्स्टिट्यूशन का है। सबूत वाराणसी कॉन्स्टिट्यूशन का है। 1,87,000 ग्यारह निकले वाराणसी में। तो साथियों, 2004, 2009, 2014 एक ही मशीन से चुनाव हुए। और नरेंद्र मोदी आने के बाद 2014 के बाद करीबन 9.5 लाख ईवीएम मशीन किसने किया? एक साथ रखना चाहिए। डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय किया, कबाड़ में बेच दिया। इसका मतलब 2004 का घोटाला, तो कांग्रेस का घोटाला, 2009 का कांग्रेस का घोटाला, 2014 का बीजेपी का कॉम्प्रोमाइज का घोटाला, मशीन के माध्यम से। 2019 में ईवीएम को वीवीपैट मशीन लग गई, वो भी वाराणसी केस की वजह से लग गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो टैली का मिलान है 100% होना चाहिए 2019 में, उन्होंने मिलान नहीं किया। इसका मतलब मशीन का घोटाला कंटिन्यू हो गया।
4 महीने में ही दोबारा उसमें 4 महीने में ही वो जो वीवीपीएटी है वो जला दिया। इसका मतलब क्या है? सबूत घोटाले का सबूत। 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इसमें जो एरिया रिपोर्ट कहता है वो कहता है 5 करोड़ एक्सेस इंजेक्शन ऑफ वोट डाले गए, 5 करोड़ वोट ज्यादा डाले गए, 5 करोड़। और 5 करोड़ लोग वोट ज्यादा डालने से क्या हुआ? बीजेपी को 79 सीट का फायदा हुआ। अभी हमारा महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया। महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन में 5 और 6 बजे शाम को 5 और 6 बजे के शाम को के वोट में 76 लाख वोट ज्यादा निकले और बीजेपी ने सरकार बनाई। मैं ये बहुत उदाहरण दे रहा हूं आपको। इसका मतलब ये है कि मशीन में 100% नहीं 200% घोटाला होता है। और जब घोटाला होता है तो जो लोग गलत है वो लोग चुनकर आते हैं। जब गलत लोग चुनकर आते हैं तो गलत कानून बनाते हैं और गलत कानून हमारे ऊपर थोपते हैं और हमारा सत्यानाश होता है। इसके लिए हमें ईवीएम को खत्म करना होगा। इसलिए जो हमको करना पड़ेगा, ऐसा लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी लोग आपको साथ सहयोग देंगे। अन्यथा वो क्यों देंगे आपको साथ सहयोग? तो ईवीएम की वजह से देश में एससी, एसटी, ओबीसी के ऊपर, महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार बढ़े। आपको पता है, आपको सोशल मीडिया के माध्यम पता चलता है कितने अत्याचार होता है। अत्याचार बढ़े। नई एजुकेशन पॉलिसी आई, एजुकेशन खत्म किया, रिजर्वेशन खत्म किया, नागरिकत्व का अधिकार खत्म किया, एनआरसी, खेती का प्राइवेटाइजेशन किया, तुम्हारा राइट टू वोट खत्म किया। और क्या खत्म करना चाहिए आपको? ये ईवीएम की वजह से हुआ। ईवीएम की वजह से क्यों हुआ पता है? क्योंकि ब्राह्मण को क्या लगता है, हमने कितने भी काले कानून बनाए और कितने भी काले कानून जनता के ऊपर थोपे, जनता हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमें जनता की वोट पर चुनकर आने की हम निर्भर ही नहीं, हम तो ईवीएम पर निर्भर है। तो ये जो एहसास जो मशीन यूज करता है, हमारे तुम्हारे वोटों के ऊपर हम निर्भर नहीं है चुनकर आने के लिए। हम कितना भी तुम्हारा सत्यानाश क्यों न करो, ईवीएम के माध्यम से
कितना जिला है? 24 जिला में मिनिमम एक जिला में 2000 लोग अगर रास्ते पर आए, 2000 लोग, 2000 लोगों को जेल में डाल सकते हैं। ज्यादा क्या, आप ज्यादा भी तैयारी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मिनिमम 2000 लोग चाहिए। भारत में जेल की कैपेसिटी कितनी है पता है? 5 या 5.5 लाख है। भारत में जेल की कैपेसिटी 5 या 5.5 लाख। कई धीरे धीरे कीजिए, आप तो वैसे ही कैदी थोड़ी है, हम देखो रामन कैदी थोड़े होते हैं, हम कैदी थोड़े हैं, हम क्रिमिनल थोड़ी है। तो साथियों 5.5 लाख लोग बिठाने की क्षमता है, लेकिन वास्तव में है 11.5 लाख, डबल लोग जेल में है। आपको किधर रखे? जेल भरवा किया किधर? यहाँ पकड़ेंगे, उधर जाके। इससे हमारा क्या होगा फायदा? अगर मशीन हट गया हमारा फायदा, हमारा हम भी हटाया हमारा फायदा। अगर मशीन नहीं हटा तो भी हमारा फायदा, तो भी हमारा फायदा रहेगा, हमारा आंदोलन बढ़ेगा, ध्यान कर जाएगा। भारत के 6 लाख गांव में हम आंदोलन करेंगे, वहां तक हमारा आंदोलन जाएगा, नहीं आता है तो डबल फायदा। इस तरह से साथियों आंदोलन, जेल भरो आंदोलन और ये भारत बंद जो आंदोलन है, ये हमारा एक डायनामिक लड़ाई है, आंदोलन नहीं है, लड़ाई है। कैसी लड़ाई? हाथ में बिना शस्त्र लेके हम लड़ रहे हैं। अगर इस तरह से आप लड़े तो 200% गारंटी है कि आप जीत सकते हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार बोले शाह अम्बेडकर जी ने आपको दिया है। आपने ऐसा करना चाहिए। जितने भी कार्यकर्ता अगर काम को लगे, इतने कार्यकर्ता भारती जी इनको टारगेट ओरिएंटेड काम दे दो। यहाँ जितने लोग हैं टारगेट ओरिएंटेड काम दे दो। 1 महीना काम किया तो झारखंड में लाख लोग जेल में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। इतने लोग लाख लोग जेल में भरो आंदोलन के लिए तैयार कर सकते हैं। 100 नहीं 200% जेल भरो आंदोलन सक्सेस होगा। करने से होता है, ना करने से नहीं होता। प्लान करो, हर जाति को जोड़ो, जाति के संगठन को जोड़ो, महापुरुषों की जो जयंती उत्सव समिति होगी उनको संपर्क करो, उनको जोड़ो। हमारे छोटे छोटे पार्टियां होती है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में, उनको जोड़ो। जोड़ो है, ब्राह्मणों का काम है तोड़ना, हमारा काम है जोड़ना। इसलिए ये बहुजन समाज जोड़ो यात्रा पूरे भारत भर की निकाली है। और इसका जो पर्पस है, इसका जो पर्पस, इसका जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य मैंने आपको समझाया। इसका उद्देश्य ये जो लड़ाई है ब्राह्मणी व्यवस्था विरुद्ध बहुजनवादी व्यवस्था, ये लड़ाई है, ये केवल आंदोलन थोड़ी है। तो साथियों मुझे लगता है कि आपको संक्षिप्त में मेरी बात समझ में आई। आप अपने एरिया में 1 महीने का समय है, टारगेट ओरिएंटेड भारती जी आपको काम देंगे। आप डेली 1 घंटा 2 घंटा काम करेंगे तो ही आपको रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपके सक्सेस के लिए भी आप ही जिम्मेदार होंगे। आप अगर फेल हो गए तो आपकी
जिम्मेदार होंगे, कोई और जिम्मेदार नहीं। हम ही हमारे कल्याण के लिए हम ही जिम्मेदार हैं और हम ही हमारे सत्यानाश के लिए जिम्मेदार हैं। तो आपके पास केवल एक ही विकल्प है आपके सामने, वो है काम करना, तैयारी करना, और आप करेंगे। इसी आशा के साथ मैं यही रुकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी विस्तार पूर्वक